बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के इस विज़िट पे बात करने से पहले आप तमाम मीडिया के दोस्तों के साथ आपके साथ में इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ। आपके दोस्त, हमारे दोस्त, आपके साथी, हमारे साथी खावर हुसैन की कि अल्लाह ताला ने उनको शायद बहुत कम उम्र में अपने पास बुला लिया है। उनको अपने पास बुला लिया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों, उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान के लिए आसानियाँ पैदा करें। उनको ये जो एक बड़ा शदीद किस्म का सदमा है उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, खावर एक बहुत अच्छा मिलनसार हंसमुख नौजवान था और हमें समझ नहीं आ रही कि ये सारा वाक़या हुआ क्या है, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस पर एक कमेटी बनाई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जल्द ही तमाम हक़ाइक़ भी सामने आएंगे और अगर इसमें कोई शख्स किसी तरह से मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। यहाँ आज पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से जॉब फैसिलिटेशन एक्सपो का अरेंजमेंट किया गया और ये तीसरी मरतबा हुआ है और ये बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि यहाँ जो मैंने मालूम किया तो 123 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं और यहाँ मुख्तलिफ तालीम हासिल करने वाले नौजवान बच्चे और बच्चियाँ आज ये विज़िट कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों को अपनी जो तालीम के मुताबिक उनकी CVs हैं वो सबमिट कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने उन्होंने अपने आप को पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि आज शाम जब ये एक्सपो ख़त्म होगा तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ होंगे जिनको उनको तालीम के मुताबिक मुनासबत से उनको रोज़गार के मौक़े मिल जाएंगे। ये एक अच्छी कोशिश होती है और मुझे जहाँ पता चलता है, बुलाया जाता है, मैं ज़रूर जाता हूँ कि मुख्तलिफ़ इदारे इस किस्म की अरेंजमेंट्स करते हैं कि जहाँ बजाय इसके कि नौजवान नौकरियों के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएँ, उन्हें एक छत तले ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ ताकि वो आसानी से अपनी तालीम के मुताबिक जो कुछ वो प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हैं, जो नौकरियाँ उनको मिल सकती हैं, जो काम वो कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को पेश करें। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी साहब के जो और फलाई काम है उसका भी ज़रूर जिक्र करूँगा कि थर में प्रेम नगर के नाम से एक इलाका है और वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर उन्होंने काम किया है। कुछ मुकम्मल हो गए हैं, कुछ मुकम्मल होने वाले हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो इंसानियत की फलाह के लिए कुछ काम कर रहा हो, मंसूबे ला रहा हो, हमें उनकी हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत सिंध भी इनकी जो मुमकिन मदद हो सकती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके पास और भी अपने भी वसाइल हैं, फिर उसके साथ साथ और भी इनके दोस्त अहबाब हैं जो इसमें इनकी मदद करते रहते हैं। मुझे एक SOS का इवेंट था, एक बड़ी तंजीम है चीफ मिनिस्टर हाउस में, उनके बड़े जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे दौरे पर पहली मरतबा। उन्होंने विज़िट किया और प्रेम नगर में एक बहुत बड़ा SOS सेंटर जो है वो उन्होंने बनाया बच्चों के लिए और उनको वो SOS के हवाले किया। वहाँ पे हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज सेंटर, तालीमी इदारे और बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, इनको हैसियत दे, तौफीक दे और इनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हिम्मत दे ताकि इंसानियत की फलाह के लिए जो ये काम कर रहे हैं उसमें मज़ीद ही आगे जा सके और आगे बढ़ा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप क्लास के हवाले से भी हमें कुछ क्लास आएंगे, लेकिन जो इस वक्त KPK में जो अर्बन ट्रेडिंग की सूरत है और सब मौसम है, वहाँ पे सैलाबी सूरत है, उस तनाजुर में सिंध के अंदर बिल्कुल कराची के अंदर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इस दफ़ा महकमे मौसमियात ने इस बार शदीद बारिशों की पेशी गोई की है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा था। देखिए, सबसे पहले तो मैं इज़हार ताज़ियत भी करना चाहता हूँ तमाम फैमिलीज़ के साथ जिनके प्यारे KPK में या GB में या AJK में जो ये कुदरती आफत आई उसके नतीजे में जहाँ बक हुए
اور بڑا اچھا خاصا نمبر ہے، اور ابھی لاپتہ لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور زندہ ان کو ریکور ہو جائیں، وہ بازیاب ہو جائیں، کہیں سے سامنے آ جائیں. لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پوری قوم نے تو اظہار یکجہتی کیا بھی ہے عوام کے ساتھ، کے پی کے کی، جی بی اور کشمیر کی. لیکن سندھ حکومت نے بھی کچھ امداد بھیجی ہے. میں آج صبح سن رہا تھا کہ وہاں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مناسب بات نہیں ہے. اس قسم کے سانحات میں شاید کوئی بھی حکومت تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. امداد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، پریکٹیکلی بھی اور اخلاقی طور پر بھی ضروری ہوتا ہے کہ پوری قوم یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرے. ہم نے کچھ بھیجی ہیں چیزیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کہیں کوئی ضرورت پڑی تو سندھ حکومت بالکل اس میں پیچھے نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہمیں اس قسم کے کرائسس سے ماضی میں گزرنا پڑا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ شاید ہماری صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومتیں مل کر بھی ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکتی، اور اس میں بین الاقوامی ادارے بھی سامنے آتے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہوا سیلاب کی صورت میں، اس میں یو این او پورا سامنے آیا، یونائٹڈ نیشن سامنے آئی، مختلف ورلڈ بینک سامنے آیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سامنے آیا، اور سب نے مل کر جب کوشش کی، ہماری حکومتوں نے مل کے کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں ہم اس کرائسس سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید آزمائشیں پاکستانی عوام پر نہ ڈالے. لیکن چونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اور آپ شاید اپنی کوششوں سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ صوبہ سندھ میں یا خاص طور پہ کراچی میں بھی امکانات ہیں کہ بارشیں زیادہ ہو جائیں، اربن فلڈنگ ہو جائے، تو اس پر جو ہیومنلی پاسبل ہے، جو ایک انسان کر سکتا ہے، جو حکومت کر سکتی ہے، جو ادارے کر سکتے ہیں، اس کا ارینجمنٹ ہم نے کیا ہے. ہم نے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں، پہلے بھی مختلف ہدایات جاری کی، اور آج بھی سی ایم صاحب نے میٹنگ کی اور اس میں بھی ہدایات جاری کی ہیں. اور جو لوکل کونسلز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو وسائل ان کے پاس ہیں ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو ہمارے کرونک پوائنٹس ہیں، جو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ بارش اگر شدید ہو جائے تو پرابلمز ہو سکتے ہیں، وہاں پر انتظامات رکھیں تاکہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. لیکن میں گزارش تمام سیاسی جماعتوں اور شہریوں سے بھی کروں گا کہ دیکھیں کے پی کے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو کہیں سے بھی کسی جماعت نے اس کو نیگیٹولی جا کے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہمیں کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت اس قسم کی اگر چیلنجز ان کے سامنے آ جائیں تو ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ جو مشکل ہوتی ہے، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اگر کراچی میں یا صوبہ سندھ کے کسی اور علاقے میں کوئی چیز ہو جائے تو بجائے اس کے کہ متاثرین کی وہ مدد کریں، وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ پنجاب میں بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آیا ہے، یہ رویے ہم نے نہیں دیکھے. کے پی کے میں ہوا ہے، یہ رویے نہیں دیکھے. جی بی میں، کشمیر میں ہم نے رویے نہیں دیکھے. لیکن صوبہ سندھ میں کہیں پر ہو جائے تو اس قسم کی چیزیں زیادہ اچھلتی ہیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں گا، شہریوں سے بھی گزارش کروں گا. ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آزمائش سر پہ آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہماری بھی، اداروں کی بھی، اور ان لوگوں کی خاص طور پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جب تنقید کی جاتی ہے تو لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے. میں یہ بات بارہ کہہ چکا ہوں کہ جب 24 گھنٹے 48 گھنٹے اس سے زیادہ اگر کرائسس ہوں، بارشیں ہوں، سڑکیں بند ہوں، تو آپ کو تو اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جو ورکرز کے ایم سی کے ہوں، بلدیاتی اداروں کے ہوں، سالڈ ویسٹ کے ہوں یا کسی اور ادارے کے ہوں، وہ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں دن و رات، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا. جب ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہوتے ہیں. ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمیں ان کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ جو تم کوشش کر رہے ہو، جو تم خدمت کر رہے ہو، شہری اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں جو بعد میں اب کر لیں، جہاں کوتاہی نظر آئے، سعید غنی کی نظر آئے، میئر کی نظر آئے، چیف منسٹر کی نظر آئے، وہ سامنے ضرور آنی چاہیے. لیکن جب یہ ہم مشکل میں ہوں اور ہم مشکل میں گرے ہوئے شہریوں کی مدد کر رہے ہوں، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور لوگوں کی جو امداد ہم کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا ذرا، مرکزی شاہراہوں پر تو ہو جاتا ہے کام جو دیکھتے ہیں، لیکن جو مضافاتی علاقے ہیں، شجانی ٹاؤن ہے، رنگی میں اگر دیکھ لیں تو مہران ٹاؤن ہے، ان علاقوں میں پانی مہینوں تک پڑا رہتا ہے، صفائی نہیں ہوتی ہے. تو کیا آپ ان
चारों तरफ नाले जो है बड़ी वजह बनते नाले, अगर वो नाले साफ हो जाए तो ये बारिश का पानी काफ़ी हद तक हमें रिलीफ देता है, लेकिन इस वक्त भी नाले काफ़ी सारे साफ नहीं है। हम खुद देखते हैं जो मैं समझ गया हूँ। देखिए, पहले मैं आपका जवाब दे दूँ। नालों की सफाई का काम 28 जून को गालिबन शुरू हो गया था और वो काम इस वक्त जारी है और अभी उसमें मज़ीद तेज़ी आ गई है, इसलिए कि जो फोरकास्ट है उसके मुताबिक। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं ना मेन शाहराहों की, एक बात समझ लें कि जब इस किस्म के क्राइसिस आते हैं ना, जब मेन शाहराहें बंद हो जाती हैं तो उससे आमद और रफ्त के जो रास्ते हैं वो मुतासर होते हैं और किसी भी इमदाद के लिए, मशीनरी को मूव करने के लिए, मेडिकल को मूव करने के लिए या और किसी ऐसे इक्विपमेंट को मूव करने के लिए आपको जो बड़ी शाहराहें हैं, जो बड़े रास्ते हैं, उनको मोटरेबल बनाना पड़ता है। तो ये तरजीह होती है किसी भी हुकूमत की, किसी भी इदारे की। अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए तो पहले मरहले में आप जो आपकी बड़ी मेन शाहराहें हैं उसको चलाएं, ताकि जो इक्विपमेंट, जो इमदाद आप शहरियों तक पहुंचाना चाहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वो पहुंच सके। अगर हम शाहराह फैसल नहीं खोलेंगे, यूनिवर्सिटी रोड नहीं खोलेंगे या और बड़ी शाहराहें जो हैं उनको नहीं चलाएंगे तो जो मूवमेंट है हुकूमती इदारों की वो फंस जाती है, वो रुक जाती है, वो हो नहीं सकती। तो ये तो जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि पहले रास्ते खोले जाएं ताकि मुख्तलिफ इलाकों तक हमारी जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, जो अफराद हैं, लोग हैं, वो पहुंच सकें। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में जाके मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे काम शुरू किया जाता है और वो भी करते हैं। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा कि हम बड़ी शाहराहों को तो छोड़ दें और बाकी इलाकों तक चले जाएं, हम जा नहीं सकेंगे। हमें ज़्यादा इक्विपमेंट वो पहुँचाना होता है। तो ये जो प्लान बनाया जाता है उसका हिस्सा होता है कि हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ, जो इमदादी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारे हैं उनके आमद और रफ्त के रास्ते खोले जाएँ, हॉस्पिटल्स के रास्ते खोले जाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे काम हमें पहले करने पड़ते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि आपने बताया अगर इस बार शदीद बारिशें होती हैं तो उस सूरत में कराची की जो अहम शहरों का आपने जिक्र किया है वो कितनी देर में या कितने मिनट में ड्रेन आउट हो जाएंगी, और सर ड्रेन इमरजेंसी की मद में कितने फंड रखे गए कुछ बता दो सर। देखिए, एक तो मैं गुजारिश करूं आपसे ना, ये अभी कहना कि बारिश होगी तो 1 घंटे में खुल जाएगी, नहीं, ये डिपेंड करता है कि बारिश होती कितनी है, कितना वक्त चलती है। और जब मुस्तकिल बारिश हो रही हो तो सड़क को बिल्कुल खुश कर देना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ बरसों में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमेशा बारिशों में बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा हो जाता था, रास्ते बंद हो जाते थे। हमने उनको एड्रेस किया है। मैं यूसुफ रोड आपको बता सकता हूँ, गुलिस्तान ज़फ़र आपको बता सकता हूँ, स्टार गेट की जगह आपको बता सकता हूँ, नर्सरी का मकाम आपको बता सकता हूँ, और ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रिवायती तौर पर बेपनाह पानी जमा होता था और वो रास्ते बंद हो जाते थे। लेकिन पिछले कुछ बरसों से जब हमने वहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें की हैं, कुछ मसाइल हल करने की कोशिश की है, तो वो रास्ते, वो इलाके निस्बतन बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है। तो इस मरतबा भी हमें उम्मीद है कि अगर बारिश इतनी होती है कि एक हद में हो तो शायद मुझे उम्मीद है कि ये रास्ते मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कुछ अर्से के लिए बंद होंगे, लेकिन हम उसको थ्रू कर लेंगे। बाकी जो नाले हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है। लेकिन एक और चीज़ है कि कराची के हवाले से ना बाकी लोगों की समझ में शायद नहीं आती, लेकिन कराची के रहने वाले हैं उनको ये बात आसानी से समझ आएगी। कराची से सारा जो पानी है उसका जो डिस्पोजल है ना वो आपका समंदर है, और कराची शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है। ये बात ध्यान में रखें कि सतह समंदर से नीचे है। और अगर जो चांद की तारीखें होती है ना, जब चांद मुकम्मल होता है तो उस वक्त समंदर जो है वो हाई टाइड होती है उसमें, और उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अब अगर कराची में पानी का डिस्पोजल समंदर में जा रहा हो और समंदर की टाइड्स बुलंद हो, ऊंची हो, हाई हो, तो वो आएगा नहीं, पानी वो उठाएगा नहीं। तो इसलिए कभी ये मुश्किलात भी आती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, डिपेंड करता है कि बारिशें कब होती हैं, डिस्पोजल हमें किन तारीखों में मिलता है। अगर 14 तारीख हो चांद की, अगर उन दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। तो ये एक कुदरती निज़ाम है ना, उसको समझने की ज़रूरत होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से जल्द से जल्द इसमें से पानी को निकालें, लेकिन फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है, किन दिनों में होती है, और कितना पानी हम समंदर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और नाले हमारे जो चलते हैं, नालों सारे जाते हैं हमारे नाले समंदर में, और अगर समंदर में डिस्पोजल नहीं हो रहा होगा तो नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंज, लेकिन हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई कर दी है कि मैक्सिमम हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो, उसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं।
थैंक यू जी। थैंक यू सर।